हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए पर्यावरण का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है अंतरिक्ष विज्ञान, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में, प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष शब्दावली क्या क्या है उस पर चर्चा करेंगे और फिर करेंगे अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था, क्या हुआ था। इसरो के जनक भारत में डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ये सैटेलाइट है अपनी SLV, ASLV, PSLV, GSLV और GSLV मार्क M के थर्ड। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, की अध्यक्षता में किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया। इसरो को अंतरिक्ष विज्ञान के नियंत्रण में रखा गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैकनेल चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास, जो कि अमेरिका में बना हुआ था, को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र यानी कि TERS से प्रक्षेपित किया गया। इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट, इस योजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रोफेसर सतीश धवन ने संभाला, जिन्होंने 1973 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया था। अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह यानी कि इनसैट प्रणाली, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। 1983 में स्थापित इनसैट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन के प्रसारण को बेहतर बनाने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। इनसैट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है। इनसैट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्याख्या, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 28 अगस्त 2016 को सुपरसोनिक कंबशन स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया था। 2 स्टेज स्क्रैमजेट इंजन में वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल ईंधन के दहन के लिए किया जाता है। रॉकेट के साथ अधिक रफ्तार से ज्यादा पेलोड भी भेजा जा सकेगा। सेकंड देखते हैं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली यानी कि IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्ण विधि द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत इस प्रणाली के अंतर्गत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह हैं IRS-IA, IRS-IB, IRS-IE, IRS-P2, IRS-IC, IRS-P4, IRS-P6, कार्टोसेट एवं कार्टोसेट फर्स्ट एवं कार्टोसेट सेकंड आदि हैं। थर्ड अपन बात करते हैं चंद्रयान 2। भारत सरकार द्वारा 18 सितंबर 2008 को चंद्रयान 2 अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई।
यह अभियान अक्टूबर 2018 में प्रस्तावित है, जो कि प्रक्षेपित किया जा चुका है। इस अभियान के अंतर्गत चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया जाएगा, जिससे वहां उपस्थित रासायनिक तत्वों की सही जानकारी मिल सकेगी। सेकेंड बिंदु था अपना प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं SLV-3 यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड। 18 जुलाई 1980 यानी कि 1980 को SLV-3 के सफल परीक्षण ने भारत को अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बना दिया। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जापान, उसके बाद अपना देश भारत छठवें नंबर पे आता है, जो कि 18 जुलाई 1980 को SLV-3 के सफल परीक्षण के कारण हुआ। सबसे पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे रूस, चौथे पे फोर्थ लेवल पर है फ्रांस, फिफ्थ पर है जापान और सिक्स्थ रैंक पे अपना भारत। आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 यानी कि 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका कुल वजन था 360 किलोग्राम। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे कि वायु विज्ञान में प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग, एक्स किरणें, खगोलिकी का प्रयोग। इस उपग्रह में संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्यविधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से बड़े आंकड़े भेजने का कार्य किया। भास्कर प्रथम प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर प्रथम को 7 जून 1979 यानी कि 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना इसका मेन कार्य था। इसने अगस्त 1981 को कार्य करना अपना बंद कर दिया, यानी कि 1 अगस्त 1981 से इसने अपना कार्य करना बंद कर दिया। 1983 में SLV-3 की चतुर्थ उड़ान द्वारा रोहिणी RSD-2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। PSLV एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक यानी कि ईंधन, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है। द्रव प्रणोदकों के रूप में असमानित डाइमिथाइल हाइड्रोजन N2O24 का प्रयोग किया जाता है, जो कि कैमरे के तापमान पर द्रवीभूत रहता है। GSLV जियो स्टेशनरी और जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला भू स्थिर या भू तुल्यतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जो कि 49 मीटर लंबा और 414 टन भार उठाने वाली क्षमता युक्त उपग्रह है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। वर्ष 2006 में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक यानी कि पूर्ण निम्न ताप अवस्था में भारत में सफल परीक्षण इसका किया गया था, वर्ष 2006 में क्रायोजेनिक इंजन का। इस प्रौद्योगिकी में इन प्रणोदकों को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परमतापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ईंधन को परमतापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता होती है। GSLV-D5 भारत के GSLV प्रक्षेपण यान की 8वीं उड़ान है। याद रखना, GSLV-D5 भारत की प्रक्षेपण यान की 8वीं उड़ान है, जिसके द्वारा GSAT-40 को
5 जनवरी 2014 को प्रक्षेपित किया गया। ये 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, यानी कि सैटेलाइट है। इसकी विशेषता यही है कि इसके तीसरे चरण में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। GSLV मार्क थर्ड, GSLV MK3 भारत की भावी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान, जिसकी परिकल्पना 4 टन वाले वर्ग के उपग्रह को भूतुल्यातिक हस्तांतरण कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए की गई। वर्ष 2008 में चंद्रयान प्रथम के बाद वर्ष 2013 में मंगलयान का प्रक्षेपण हो या जून 2016 में एक मिशन में 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के अपने ही रिकॉर्ड को एक वर्ष के अंदर ही ध्वस्त कर फरवरी 2017 में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपण के माध्यम से विश्व कीर्तिमान स्थापित किए जाने की घटना, या फिर अधिकतम 2.5 टन वजनी उपग्रह के प्रक्षेपण को मौजूदा या फिर अधिकतम 2.5 टन वजनी उपग्रह के प्रक्षेपण की मौजूदा क्षमता में वृद्धि कर GSLV मार्क थर्ड के द्वारा अब 4 टन तक के संचार उपग्रहों को लॉन्च करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की सफलता भारत ने प्राप्त की। GSLV मार्क थर्ड यही है कि वर्ष 2008 में चंद्रयान प्रथम, उसके बाद 2013 में मंगलयान, उसके बाद 2016 में एकल मिशन में 20 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। यहाँ पे फरवरी 2017 में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपण के माध्यम से विश्व कीर्तिमान गौरव प्राप्त किया हो, या फिर 2.5 टन वजनी उपग्रह या उनसे अधिक का मौजूदा क्षमता वालों में और अधिक वृद्धि की गई, जिससे GSLV मार्क द्वारा अब 4 टन के संचार उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की भारत ने सफलता प्राप्त की है। इसरो की उपलब्धियों के आकाश में महानवत्र सदृश एक अभिनव तारा अब प्रकाशमान हो उठा है, जब 5 जून 2017 को देश का सबसे भारी और शक्तिशाली स्वदेशी रॉकेट GSLV मार्क थर्ड अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया। इसरो के चेयरमैन SAS किरण कुमार ने कहा कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक है। यह रॉकेट 4 टन वजनी संचार उपग्रहों को ऊपरी कक्षा में पहुंचाने की क्षमता रखता है। ये रॉकेट मानव मिशन के लिए पृथ्वी पर निचली कक्षा में 10 टन वजनी कैप्सूल भी ले जा सकता है। GSLV मार्क थर्ड यानी कि फैट बॉय इसका उपनाम है, अपने साथ 3136 किलोग्राम का संचार उपग्रह GSAT-90 लेकर गया था। यह उपग्रह मिनी HRIDE हीट पाइप, फाइबर ऑप्टिक जायरो, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिक सिस्टम, एक्सेलेरोमीटर, कूप ब्रांड, TTC ट्रांसपोंडर और स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी जैसी तकनीकों का परीक्षण करेगा। ये GSLV मार्क थर्ड की पहली विकासात्मक उड़ान है, किंतु इसकी शानदार कामयाबी इसरो को भावी महान उपलब्धियों की आधारशिला बनाएगी। GSLV मार्क थर्ड पहली विकासात्मक उड़ान पर ही सामग्री का प्रस्तुतिकरण कर दिया गया है। देश का सबसे भारी और शक्तिशाली स्वदेशी रॉकेट GSLV मार्क थर्ड 5 जून 2017 को प्रक्षेपित हुआ। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क थर्ड की ये पहली उड़ान हुई। भूतुल्यातिक अंतरण कक्षा GTO में 4 टन तक तथा 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी की निचली कक्षा में 8 से 10 टन तक पेलोड या उपग्रह ले जाने की क्षमता है। इसमें भारतीय धरती से अब तक का सबसे वजनी 3136 किलोग्राम उपग्रह GSAT-19 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थापित हुआ। GSLV मार्क थर्ड के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक एवं तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक 0 से 23.8 डिग्री फ़ारेनहाइट कम तापमान -238 फ़ारेनहाइट या -150 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर कार्य करता है। क्रायोजेनिक इंजन में प्राय हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन क्रमशः ईंधन व ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं PSLV XL GSLV मार्क थर्ड। GSLV मार्क थर्ड एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखते हैं, जिसमें हम ऊंचाई देखेंगे, लिफ्ट भार देखेंगे, प्रडोदन देखेंगे, पेलोड द्रव्यमान देखेंगे और उसकी कक्षा के बारे में जानकारी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं PSLV XL। PSLV XL है जिसकी ऊंचाई ये 44 मीटर। इसमें
भारत क्षमता 320 टन, प्रणोदक ठोस एवं तरल और पेलोड द्रव्यमान 1860 किलोग्राम होता है। 475 किलोमीटर की सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा, 1300 किलोमीटर वजनी उपग्रह को भूतुल्यातिक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करने में यह सक्षम है। अब देखते हैं GSLV मार्क थर्ड। GSLV मार्क थर्ड की ऊंचाई है 49 मीटर, 414 टन उसमें भारत क्षमता है और इसका प्रणोदन ठोस, तरल एवं क्रायोजेनिक है। इसका प्रणोदन पेलोड द्रव्यमान इसकी 2200 किलोग्राम है। इसकी कक्षा का नाम है भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा। इसी प्रकार GSLV मार्क थर्ड 43.443 मीटर इसकी ऊंचाई, लिफ्ट ऑफ भार है इसका 640 टन, प्रणोदन है इसका ठोस, तरल एवं क्रायोजेनिक। इसका पेलोड द्रव्यमान है 4000 kg। इसकी कक्षा है भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष केंद्र और उनकी इकाइयां। सबसे पहले देखेंगे अंतरिक्ष केंद्र, फिर उसके कार्य और उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सार केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, 20 SSC तिरुवनंतपुरम इसरो उपग्रह केंद्र, ISAC बेंगलुरु। ये अंतरिक्ष केंद्र है। इनका कार्य और उद्देश्य यही है कि इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण किया जाता है। रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करना, उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य करना। उसके बाद अंतरिक्ष केंद्र द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, LPSC तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु महेंद्रगिरी। इसका उद्देश्य है कि इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रह के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजन के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत हैं। उसके बाद है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र। नेक्स्ट केंद्र है अपना मुख्य नियंत्रण सुविधा MCF हासन कर्नाटक में। कार्य इसका इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्रक से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना, कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व इसका मेन कार्य है। नेक्स्ट केंद्र है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC अहमदाबाद। इसका प्रमुख कार्य है दूरसंचार एवं टेलीविजन के उपग्रहों का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण एवं दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल है। नेक्स्ट केंद्र सेंटर है अपना राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी NRSA हैदराबाद। ये एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण, निगरानी की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालानगर है। अब देखते हैं भारतीय उपग्रह, जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र और उनके उद्देश्य। आर्यभट्ट 1975 पूर्व सोवियत संघ का बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र, वहां से ये प्रक्षेपण हुआ। इसका उद्देश्य है वायु विज्ञान, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी प्रयोग। भास्कर प्रथम 1979 बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र, इसका उद्देश्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भूपर्यवेक्षण अनुसंधान करना। भास्कर सेकंड 1981 बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र, समुद्री सतह पर ताप, सामुद्रिक स्थिति, बर्फ गिरने एवं पिघलने जैसी घटनाओं की व्यापक विश्लेषण करना भास्कर सेकंड का मेन उद्देश्य है। रोहिणी RS-1 1980 श्रीहरिकोटा के भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 के द्वारा इसका प्रक्षेपण हुआ, श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश से। इसका मेन उद्देश्य यही था कि भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना है। एप्पल प्रायोगिक संचार उपग्रह 1981, इसका प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा इसका प्रक्षेपण। उद्देश्य एप्पल से प्राप्त तकनीकी अनुभव से इनसेट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैटसेट कल्पना फर्स्ट 12 सितंबर 2002,
PSLV C4 द्वारा श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण हुआ। इसका उद्देश्य भारत के पहले मौसम उपग्रह को भेजा गया। रिसोर्ससेट 117 अक्टूबर 2003। प्रक्षेपण केंद्र PSLV C25 द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण। अब तक के सर्वाधिक वजन वाले दूर संवेदी उपग्रहों को देश में ही विकसित PSLV C25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। एडुसैट 20 सितंबर 2004। प्रक्षेपण केंद्र है इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से GSLV F01 द्वारा प्रक्षेपित। उद्देश्य ये दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए स्वदेश निर्मित प्रथम शैक्षणिक उपग्रह एडुसैट। कार्टोसैट 15 मई 2005 श्रीहरिकोटा से PSLV C6 से प्रक्षेपित हुआ। देश के पहले मानचित्र कार्यों हेतु प्रयुक्त उपग्रह यानी कि मैपिंग सैटेलाइट का प्रयोग प्रक्षेपण हुआ कार्टोसैट से। इसरो का 100वां मिशन 9 सितंबर 2012 को PSLV C21 के द्वारा फ्रांस के उपग्रह SPOT6 एवं जापान के एक माइक्रो उपग्रह ट्राइटेरेस को प्रक्षेपित किया। चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C11 यान द्वारा प्रक्षेपित। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर भेजा जाने वाला भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान अभियान था। IRNSS 1 1 जुलाई 2013। प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा PSLV C22 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित। उद्देश्य भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली की स्थापना करना। यह अमेरिकी GPS की तर्ज पर काम करेगा। इस क्रम में 7 उपग्रह भेजने की इसरो की योजना है। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM। प्रक्षेपण केंद्र है इसका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से PSLV C25 रॉकेट द्वारा भारत का प्रथम मंगल अभियान जो 24 सितंबर 2040 को मंगल पर उपग्रह की स्थापना के साथ ही भारत में विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला देश बना। ये उपग्रह मंगल ग्रह पर जीवन की आवश्यकताओं का अध्ययन करेगा। GSAT 16 7 दिसंबर 2014। प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना के कौशल प्रक्षेपण केंद्र से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित। उद्देश्य ये भारत का 24वां संचार उपग्रह ये अपने साथ कुल 48 संचार ट्रांसपोंडर ले गया। GSAT 6 27 अगस्त 2015 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से SLV CD6 ये उपग्रह संचार के बारे में बताएगा। इसका ये उद्देश्य है। IRNSS IG कार्टोसैट सेकंड श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से PSLV C33 यह उपग्रह नेविगेशन के बारे में बताएगा। 22 जून 2016 को श्रीहरिकोटा से एक और भेजा गया PSLV C34। ये उपग्रह दूर संबंधी बारे जानकारी देगा। मौसम उपग्रह स्कैटसैट फर्स्ट ये भी श्रीहरिकोटा से ही PSLV 35 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित। ये उपग्रह मौसम संबंधी आपदाओं की भविष्यवाणी में मदद करेगा। 26 सितंबर 2016 को दूरसंचार उपग्रह GSAT 18 का फ्रेंच गुयाना के कोरू स्पेस फोर्स से रॉकेट एरियन 5 द्वारा इसका प्रक्षेपण हुआ। इसका उद्देश्य यही था कि यह उपग्रह भारत के लिए 15 साल तक टेली कम्युनिकेशन सर्विस देगा। अब हम देखते हैं वर्ष 2016 और 19 के बीच प्रक्षेपित उपग्रह हुए थे, कौन कौन से हुए थे। RISAT 2 BR फर्स्ट दिसंबर 11 2019 में PSLV C48/RISAT 2 BRI उद्देश्य आपदा प्रबंधन तथा पृथ्वी पर्यवेक्षण। कार्टोसैट थर्ड 27 नवंबर 2019 को PSLV C47 कार्टोसैट थर्ड मिशन पृथ्वी पर्यवेक्षण। इसका उद्देश्य चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 GSLV MK थर्ड M1 चंद्रयान 2 मिशन गृह पर्यवेक्षण।
यानी कि चंद्रमा का परीक्षण करेगा। रीसेट 2B 22 मई 2019 को प्रक्षेपण हुआ। PSLV C46 मिशन, इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन तथा पृथ्वी पर्यवेक्षण। एमीसेट 1 अप्रैल 2019 को PSLV C45 एमीसेट मिशन, इसका नाम था। जीसेट 31 6 फरवरी 2019 को एरियन 5 V8 247, उद्देश्य इसका संचार। माइक्रोसेट 1R जनवरी 24 2019 को PSLV C44 द्वारा। जीसेट 7A 19 दिसंबर 2018 को इसका प्रक्षेपण हुआ। लॉन्च व्हीकल का नाम था GSLV F11 जीसेट 7A मिशन, उद्देश्य इसका संचार। जीसेट 11 मिशन 5 दिसंबर 2018 को एरियंस 5 V8 246, संचार, इसका उद्देश्य। हाईसिस 29 नवंबर 2018 को PSLV C43 हाईसिस मिशन, लॉन्च व्हीकल का नाम, इसका उद्देश्य पृथ्वी पर्यवेक्षण। जीसेट 29 14 नवंबर 2018, लॉन्च व्हीकल का नाम GSLV MK3 D2 जीसेट 29 मिशन, उद्देश्य संचार। IRNSS 1I 10 अप्रैल 2018, जीसेट 6A मिशन 29 मार्च 2018, उद्देश्य संचार। INS 1C 12 जनवरी 2018, लॉन्च व्हीकल PSLV C40 कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह मिशन, उद्देश्य इसका परीक्षणात्मक। माइक्रोसेट 12 जनवरी 2018, उद्देश्य प्रयोगात्मक। कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह 12 जनवरी 2018 को प्रक्षेपित PSLV C40 कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट मिशन, लॉन्च व्हीकल का नाम इसका उद्देश्य भूप्रेक्षण। IRNSS 1H दिनांक इसकी प्रक्षेपण की 31 अगस्त 2017, लॉन्च व्हीकल PSLV C39 IRNSS 1H मिशन, उद्देश्य नौवहन। कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह 23 जून 2017, लॉन्च व्हीकल PSLV C38 कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट, उद्देश्य भूप्रेक्षण। जीसेट 19 डेट प्रक्षेपण की इसकी 5 जून 2017, लॉन्च व्हीकल GSLV MK D1 जीसेट 19 मिशन, उद्देश्य संचार। जीसेट 9 5 मई 2017, लॉन्च व्हीकल GSLV F09 जीसेट 9, उद्देश्य संचार। INS 1A 15 फरवरी 2017, लॉन्च व्हीकल PSLV C37 कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह, इसका उद्देश्य परीक्षणात्मक। INS 1 था, दिनांक 15 फरवरी 2017, लॉन्च व्हीकल PSLV C37 कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह, उद्देश्य परीक्षणात्मक। कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह डेट 15 फरवरी 2017, लॉन्च व्हीकल PSLV C37 कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह, उद्देश्य भूप्रेक्षण। रिसोर्स सेट 2A डेट 7 दिसंबर 2016, लॉन्च व्हीकल PSLV C36 रिसोर्स सेट 2A, उद्देश्य भूप्रेक्षण। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष की शब्दावली। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस क्या है? पृथ्वी की वायुमंडलीय सीमा के पार का समस्त भाग अंतरिक्ष कहलाता है। उसके बाद भूकेंद्र। भूकेंद्र क्या है? रॉकेट और उपग्रहों के प्रक्षेपण एवं उड़ान के दौरान उनसे संपर्क स्थापित करने हेतु पृथ्वी पर स्थित संपर्क केंद्र भूकेंद्र कहलाता है। रॉकेट एक यांत्रिक वाहन है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने में सक्षम है, अपने ही द्रव्य राशि के अंश को हवा में जेट के द्वारा फेंककर प्रतिक्रिया बल के द्वारा गतिशील रहता है। प्रणोदक क्या है? एक रॉकेट ईंधन है जिसको प्रणोदक कहते हैं।
प्रणोदक का कार्य रॉकेट को तीव्र गति प्रदान करने के लिए अत्यंत तीव्र तथा गर्म एवं फैलने वाली गैसों को उत्पन्न करना। प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्च व्हीकल, स्पेस या कैप्सूल अंतरिक्ष संपुट को छोड़ने के लिए रॉकेट के शेष भाग। प्रक्षेपण स्थल लॉन्च पैड, वह आधार जिस पर सैटेलाइट आधारित होता है, रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण समूह लॉन्च कॉम्प्लेक्स, लॉन्च पैड, लॉन्चर, साधन सुविधाओं और यंत्र उपकरणों का समूह जिनका उपयोग प्रक्षेपण में होता है। श्रीहरिकोटा भारत का प्रक्षेपण संकुल यानी कि केंद्र आंध्र प्रदेश में प्रक्षेपक लॉन्चर है। प्रक्षेपण के दौरान रॉकेट को सीधे संभाल कर रखने वाली उपकरण व्यवस्था प्रक्षेपक कहलाती है। बूस्टर प्रारंभिक उड़ान के दौरान इसके द्वारा रॉकेट को अतिरिक्त शक्ति प्रदान की जाती है, बूस्टर कहलाती है। ठोस प्रणोदक, इसमें 88% ठोस 12% द्रव का मिश्रण होता है। पॉलीयूरेथीन या पॉलीब्यूटाडीन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। अमोनियम परक्लोरेट ठोस ऑक्सीकारक है, इसका इस्तेमाल SLV3 में किया गया है। द्रव प्रणोदक, द्रव केरोसिन विशेष रूप से शोधित द्रव ईंधन, बड़े रॉकेटों में इसका उपयोग किया जाता है। ठोस प्रणोदक का दूर की उड़ानों एवं तीव्र गति वाले उड़ानों में इसका उपयोग होता है। संकर प्रणोदक हाइब्रिड प्रोपिलाइन, ठोस प्रणोदक एवं द्रव प्रणोदक मिलाकर ठोस ईंधन जैसे हाइड्रोकार्बन एवं धातु हाइड्राइड, द्रव ऑक्सीकारक, द्रव क्लोरीन एवं हाइड्रोजन परऑक्साइड। प्रक्षेपथ यानी ट्रेजेक्टरी, प्रक्षेपास्त्र रॉकेट या उपग्रह का उड़ान पथ। निकास वेग एग्जाइट वेलोसिटी, रॉकेट इंजन के नोजल से गैसीय प्रवाह के बाहर निकलने का वेग। फोटोन रॉकेट, फोटोनों का उत्सर्जन कर रॉकेट यान तैयार करने के लिए एक परिकल्पना। कमांड मॉड्यूल, अंतरिक्ष यान का वह कक्ष जिसमें अंतरिक्ष यात्री के रहने का स्थान एवं प्रमुख कमांड उपकरण स्थापित रहते हैं। पेलोड, पेलोड क्या है? इच्छित प्रयोजन हेतु किसी रॉकेट यान या उपग्रह में स्थापित भाग। अंतरिक्ष यात्री, चालक या अन्य यात्री जो कि अंतरिक्ष यात्रा करते हैं अंतरिक्ष यात्री कहलाते हैं। अमेरिकी यात्री को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, रूसी यात्री को कॉस्मोनॉट कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अमेरिकी यात्री जो अंतरिक्ष में जाता है उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं और रूसी यात्री को कॉस्मोनॉट कहते हैं। फ्रांसीसी यात्री को स्पेस नॉट कहा जाता है। पलायन वेग, वे वेग जो किसी रॉकेट या अंतरिक्ष यान को किसी आकाशीय पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करने में अर्जित करना आवश्यक होता है, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11,200 मीटर प्रति सेकंड एवं चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2,370 मीटर प्रति सेकंड होता है। कक्षीय वेग, ऑर्बिटल, किसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए उसे प्रदान किया जाने वाला न्यूनतम आरंभिक वेग कक्षीय वेग कहलाता है। धरातल पर यह वेग 7.91 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष में प्रथम प्रवेश करने वाला व्यक्ति यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति रूस के। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला शैली राइड। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अध्यापिका शेरोन किस्ट्रा मैकोलेफ जो कि अमेरिका की निवासी। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन एल्ड्रिन। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव। 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम सोवियत यात्री कर्नल व्लादिमीर कोमारोव। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला पहला व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला पहला अमेरिकी यात्री एडवर्ड वाइट। सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री वैलेरी पोल्याकोव। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान ईगल और मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान लूना 10।
अंतरिक्ष में दो देशों के यानों का प्रथम मिलन अपोलो सोयूज 15 जुलाई 1975। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य नवंबर 2000। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश अमेरिका। सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री गैरीमान तितोव। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन 17 ईयर्स। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। चंद्रमा पर उतरने वाला चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान अपोलो 11। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से फॉलो कीजिए, जहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और अगर आप न्यू यूजर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको जो भी हमारी वीडियो अपलोड की जाती है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। और आपको जो भी इस वीडियो से कोई भी डाउट वगैरह है आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।